हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट 2019 एग्ज़ाम जो कि जून में होने वाला है, उसकी लगातार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पेपर 1 और एजुकेशन पेपर को लगातार डिस्कस किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है इन्वायरमेंट। उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में जानेंगे, क्या है ये एक्ट, क्यों बनाया गया और इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस एक्ट को बनाने के, और साथ ही इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया वो भी हम लोग जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट के यूनिट में ये टॉपिक है, तो हम इन्वायरमेंट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से पहले। तो ये चीज़ हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चारों तरफ जो भी प्रेजेंट है वो इन्वायरमेंट है, बहुत सारी जैविक अजैविक चीज़ों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो फ्रेंड, प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं फ्रेंड्स, नए नए चीज़ें प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं या जो पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बनाइजेशन के थ्रू, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि कई तरीके के पॉल्यूटेंट हम अपनी डेली लाइफ में जो है इन्वायरमेंट में दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी है, किसी भी लेदर कंपनी है या पेपर कंपनी है, ठीक है, या और किसी चीज़ की कंपनी है, उससे धुएं के फॉर्म में, है ना, स्मोक के फॉर्म में, या कुछ ऐसे डिस्चार्ज निकलते हैं, कुछ ऐसा पानी निकलता है जिसमें कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हैजार्डियस, मतलब कि जहरीले हो सकते हैं हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए, या पानी में जो जीव रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, किस तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा पानी भी सेफ रहे, इतना सुरक्षित रहे कि हम उसका उपयोग कर सके किसी भी काम के लिए, हमारी सॉइल इतनी पॉल्यूशन फ्री रहे कि हम उसका यूज़ कर सकें पेड़ पौधे उगाने के लिए, ऐसे ही हमारी एयर भी इतनी ही पॉल्यूशन फ्री रहे कि हम आसानी से सांस ले सकें, ठीक है। तो एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी जो कि पूरा होल सोल सारे जितने भी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है उन सबको कवर कर सके, ऐसे प्रोविजंस लेकर के आए जिससे कि इन्वायरमेंट को इन सभी सोर्सेस से पॉल्यूशन फ्री रखा जाए, ठीक है। तो यही था वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्यों बना, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है, वाई ईपीए फॉर्म क्यों बना, रीजन क्या रहे इसके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972। तो देखिए, एक रीजन तो ये रहा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जो ये हेल्ड हुई थी, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, वहाँ पर हम भी उस कॉन्फ्रेंस में हम भी सदस्य थे, मतलब हम से मतलब हमारी कंट्री। तो वहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जो ह्यूमन इन्वायरमेंट को जो है सेफ रखने के लिए लिए गए। मतलब क्या हुआ कि वहाँ कुछ ऐसे डिसीजन बताए गए, कंट्रीज को कुछ ऐसे चीज़ों को या ऐसे रूल्स को इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए कहा गया जिससे कि उस कंट्री के जो है इन्वायरमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन ना रहे, ठीक है। अगर किसी कंट्री के इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन लेवल में कमी आती है तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो पॉल्यूशन में कमी आती है। तो जो वहाँ डिसीजन लिए गए थे कि हाँ भाई, अगर आप हमारे कमेटी के सदस्य हैं तो आपको अपनी कंट्री में इतना पॉल्यूशन का लेवल रखना है, ऐसे पॉल्यूटेंट आपकी कंट्री में उत्पन्न नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसीजन लिए गए। तो एज अ मेंबर थे हम, तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना था, पहली चीज़, इसलिए ईपीए फॉर्म हुआ। और दूसरा फ्रेंड्स, इसका इमीडिएट रीज़न था भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो आप सभी लोग जानते होंगे, हालांकि मैं तो भोपाल की रहने वाली हूँ तो मुझे पता है इसके बारे में। भोपाल गैस ट्रेजेडी फ्रेंड्स जो है, एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है। तो ये हुआ था 1984 में हुआ था, रात को 2 बजे
2 तारीख को, ठीक है, 2 दिसंबर 1984 को। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी कुछ लोग रात को सोते हुए ही जो है ख़त्म हो गए थे। बहुत ही जहरीली गैस साबित हुई है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये जब गैस ट्रेजेडी हुई तब गवर्नमेंट को ये लगा कि हाँ ऐसा एक एक्ट होना चाहिए जो इन कंपनीज पर भी जो है लगाम लगाए कि हाँ किस तरीके की गैसेस आप यूज़ कर सकते हैं, कितने सेफ्टी मेजर्स आप यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसी जगह पर कंपनी लगाएं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, जिससे अगर मान लीजिए कल को कोई हादसा होता है तो लोगों को कम से कम उसका इफेक्ट पड़े। तो ये 2 रीज़न, इमीडिएट रीज़न थे जिसके कारण EPA फॉर्म हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाई है, 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट है कब इनटू द फोर्स में कब आए हैं, 19 नवंबर 1986 को फोर्स में आया। 4 चैप्टर हैं इस एक्ट में और 26 सेक्शंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, अब क्यों बनाया गया ये एक्ट। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट में मेन चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि एयर है, सॉइल है, वाटर है ना, इन सब से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बना है और इन्हीं में हम रहते हैं। तो इनका जो है पॉल्यूशन फ्री होना ज़रूरी है। तो ये एक्ट ये बताता है कि आप इन्वायरमेंट को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बताई उन्होंने रेगुलेशन ऑफ डिस्चार्ज। अब ये डिस्चार्ज क्या है, मैं पॉल्यूशन वाले जो हमारे पहले लेक्चर हो चुके हैं उसमें बता चुकी हूँ। डिस्चार्ज या इफ्लुएंस कहा जाता है, या विषैला पानी, ऐसा पानी जो कि किसी कंपनी से निकलता है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, डिस्चार्ज कहलाते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज पर रेगुलेशन लगाना है, मतलब कि किसी कंपनी से निकलने वाला जो पानी नदियों में मिलाया जा रहा है वो प्रॉपरली ट्रीट किया गया है या नहीं, प्लस उसको वो कम से कम अमाउंट में वहाँ से निकले और नदियों में मिले, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि हमको डिस्चार्ज को जो है रेगुलेट करना है, या तो कम करना है, या उसमें जो हैजार्डियस केमिकल हैं उन पर लिमिट लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस। अब देखिए कंपनी में से कई तरीके के धुएं निकलते हैं, कई तरीके के अलग अलग फॉर्म में केमिकल निकलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, हैजार्डियस सब्सटेंस होते हैं। तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, उनको मिनिमाइज कैसे करेंगे या फिर उनके इफेक्ट को कम कैसे करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये किसने दिए हैं, ये इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे, EPA के ऑब्जेक्टिव थे कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्पीडी रिस्पॉन्स टू हैजार्डियस इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट। अगर कोई हैजार्डस इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक स्पीडी रिस्पांस होना चाहिए। मतलब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो उस गैस या उस केमिकल के इफेक्ट को आप कैसे रोकोगे, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू पनिश। अब देखिए जिसकी गलती के कारण ये हुआ है उसको पनिशमेंट का भी ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का था कि अगर आपने किसी भी ह्यूमन इन्वायरमेंट को, इफ यू इंडेंजर अ ह्यूमन इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ यू शुड बी पनिश्ड। अगर आपने किसी ने भी कोई ऐसा काम किया है जिससे कि इन्वायरमेंट को जो है हैजार्ड हुआ है या ह्यूमन को हैजार्ड हुआ है, तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी हैं इसके। टू इम्प्रूव प्रोटेक्ट द ह्यूमन इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना, एंड प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड्स टू ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना तो है ही, साथ में ह्यूमन, प्लांट्स और प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, ये भी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। नाउ नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे हार्म कम से कम हो, और जो एनर्जी रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं उनका यूज़ फ्यूचर जनरेशन भी कर सकें। मतलब इस रैशनैलिटी से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें कि डेवलपमेंट भी हो और फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे, ठीक है। और साथ में
क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज थी वो भी एक दूसरे से आसानी से कोऑर्डिनेट कर सके, ये भी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। तो होप आप लोग समझ गए होंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को। चलिए आगे देखते हैं प्रोविजंस। तो इन्होंने क्या प्रोविजन दिए, क्या बताया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे या क्या क्या रूल लोगों को फॉलो करने हैं। तो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर, लेइंग डाउन मतलब निर्धारित किए, इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये फला सिटी जो है मोस्टली पॉपुलेटेड है, फला जो है क्लीन है, तो ये कैसे पता पड़ता है? गवर्नमेंट के पास कुछ प्री जो है स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंट के डाटा होते हैं कि हाँ भाई, अगर किसी जगह के इन्वायरमेंट में एयर में इतनी ये वाली गैस है, ये वाला पॉल्यूटेंट है, ये वाला पॉल्यूटेंट है, तो जैसे कि हम लोग एसपीए इस तरीके के पॉल्यूटेंट NO2 SO2 इन सब की बात कर चुके हैं, हालांकि ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं। तो एक जगह के इन्वायरमेंट पे कुछ लिमिटेड अमाउंट में अगर गैसें या कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? सेफ इन्वायरमेंट कहलाएगा। पर एक लिमिट से ज़्यादा, कौन सी लिमिट? जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है हेल्थ मेजर्स को देखते हुए, अगर उस लिमिट से ज़्यादा है वो चीज़ें तो वो फिर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा है? क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को जो है उन्होंने निर्धारित किया है कि एक लेवल उन्होंने दिया हुआ है कि हाँ भाई, अगर इतने इस तरीके की गैसेस इस लेवल तक प्रेजेंट है तो जो है क्या माना जाएगा कि सेफ इन्वायरमेंट है, नहीं तो फिर हार्मफुल इन्वायरमेंट है। दूसरी चीज इन्होंने क्या चेक की? इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कंपनियों से अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो ये चेक करना, ये निर्धारित करना कि हाँ भाई, इस कंपनी से या इस तरीके की कंपनियों से सिर्फ इतना अमाउंट का पॉल्यूटेंट ही निकलना चाहिए या इतना ही डिस्चार्ज होना चाहिए पानी। तो ये ऐसे इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत सारा निकाल दिया उन्होंने या साल भर में जितने उनके एक लिमिट से ज़्यादा निकाल दिया। ऐसे तो क्या होगा, पूरा पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाएगा और इमीडिएटली जो है उस जगह का इन्वायरमेंट भी खराब हो जाएगा। तो एक कंपनी कितना पॉल्यूटेंट को इमिट कर सकती है ये भी उन्होंने निर्धारित कर दिया। नाउ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया इन विच इंडस्ट्री, और किस एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाएगी इस पे भी उन्होंने रोक लगा दी है या रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, नियम लागू कर दिए कि भाई आप ये पॉपुलेटेड एरिया है, इस एरिया में आप जो है इंडस्ट्री को नहीं लगा सकते। जैसे सपोज ये मान लीजिए कोई सिटी है या कोई सिटी का पार्ट है, तो ये उन्होंने मान लीजिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इस एरिया में जो है आप कंपनी नहीं लगा सकते। ठीक है, एक तो सिचुएशन उन्होंने ये दे दी। कई सारे रीजन हो सकते हैं उसके, पॉल्यूटेड पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है इस एरिया में, तो ऐसी जगहों पर कंपनियां नहीं लगाई जा सकती। दूसरा मान लीजिए ये क्षेत्र है कि हाँ भाई आप यहाँ कंपनी लगा तो सकते हैं, ये सेकेंड वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आप कंपनी लगा तो सकते हैं, शेल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यहाँ आप कंपनी तो लगा सकते हैं पर आपके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई जा सकती हैं, जैसे कि क्या आप ये एक ही टाइप की कंपनी लगा सकते हैं वहाँ पर, या आपकी कंपनी का साइज कितना हो सकता है, ऐसे अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शन। मतलब अगर आप यहाँ कंपनी तो लगा सकते हैं पर उसमें बहुत सारी कंडीशंस आपके साथ होगी। तो ये क्या होगा, इसके प्रोविजंस हो गए इस एक्ट के, किसके? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि इस एक्ट का एक दूसरा नाम भी है, क्यों है वो नाम हम लोग अभी देख लेते हैं उसको। EPA 1986 इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला एक्ट। अम्ब्रेला एक्ट इसको कहा जाता है, हालांकि यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ रिटर्न मटेरियल लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के पहले गवर्नमेंट के पास वाटर एक्ट था, एयर एक्ट था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था, पर ये किसी काम के साबित नहीं हो रहे थे। जिस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना था वो नहीं हो पा रहा था, तो इसको इन सभी एक्ट को साथ में लेकर के जो है गवर्नमेंट ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेकर के आई। तो सभी तरीके के एक्ट इसमें मिक्स हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, तो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी वो कोऑर्डिनेशन में रहती है, इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है? अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया।
ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। और सेकंड पॉइंट जो है इसका कि जितने भी तरीके के पॉल्यूशन के सोर्स हो सकते हैं उन सभी के लिए इसमें प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है ना। मतलब अगर आप एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं या फिर डाइवर्सिटी को पॉल्यूट कर रहे हैं, उस पर इफेक्ट आ रहा है, तो इन सभी के लिए ये एक साथ एक्ट है। इसलिए जो है EPA 1986 को अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।